इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। चूंकि मणिपुर न्याय के संघर्ष की विरासत का प्रतीक है, तो सिविल वॉर इस देश में हो रहा है। 7 महीने से चल रहा है सिविल वॉर कि बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल पे चुनाव नहीं लड़ सकती। ये काहे की मर्यादा है कि दूसरे की गिरेबान में हाथ डाल के बोलो, ए बुलाया आ जाना, नहीं तो देख लो, धर्म विरोधी। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। ये इस देश की आस्था है, ये नहीं कि अपने और पराए में झगड़ा करवाओ। नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर दिखाई देने जा रही है। जैसा पिछली बार हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी और बहुत मेहनत की थी, और उसके बाद दक्षिण में भी उसका असर देखने को मिला था। तो इस बार क्या असर देखने को मिलेगा, और मणिपुर से ये यात्रा निकाली जा रही है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं और राजनीति का बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं। और सबसे खास बात आपकी सर ये लगती है कि बहुत सादगी के साथ आप जो विश्लेषण करते हैं और जो दर्शकों को समझाते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहले सर इस यात्रा के बारे में ज़रा हमें बताइए कि क्या मकसद है, क्या एम है, क्या विज़न है। आपको याद है एक गाना हुआ करता था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये जो इंसाफ है, न्याय, ये हमारे देश के मूलभूत आदर्शों में है। ये हमारे संविधान में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे गीत में है। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ये सब हमारे उसमें है। और वो जो गीत है क्या आपको बताता है, मैंने अभी हाल में सुना, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। ये इस देश की आस्था है। ये नहीं कि अपने और पराए में झगड़ा करवाओ, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। आज इस देश को उस इंसाफ, उस न्याय को दोबारा स्थापित करने की ज़रूरत है। इसलिए चूँकि आज इस देश का 98%, 99% व्यक्ति न्याय मांग रहा है। आज इस देश की औरत कहती है कि मेरे साथ किस तरह का खिलवाड़ हुआ है, महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, और जो रोज़ खबर आती है, ये बलात्कारी, वो रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये सब महिला के लिए न्याय की गुहार है। इस देश के करोड़ों बेरोजगार युवा आज कह रहे हैं कि मैं इस देश में योगदान करना चाहता हूँ, मुझे मौका तो दो योगदान देने का, खाली बैठा हूँ मैं घर पे। इस देश का अन्नदाता किसान कहता है कि मुझे दान नहीं चाहिए किसी का, मुझे बस दाम चाहिए अपनी मेहनत का, दिलवा दो ना। इस देश का SC ST OBC पिछड़ा वर्ग सब कहता है कि मुझे अपनी संख्या के अनुसार हिस्सा चाहिए, इस देश के संसाधन का, ताकत का हिस्सा चाहिए। और इस देश का अंतिम व्यक्ति गरीब, वो कहता है कि मुझे पढ़ाई और दवाई, बस 2 चीज़ तो दे दो, बाकी मैं अपना खुद काम कर लूँगा। तो ये जो न्याय के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को अगर कोई उठाता है तो मैं समझता हूँ बहुत शुभ बात है। हम लोग कांग्रेस से नहीं है, हम लोग जन संगठनों के लोग हैं, जन आंदोलन के लोग हैं। और हमने तय किया कि अगर कोई इंसाफ के सवाल को, न्याय के सवाल को उठाता है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम जाके उसका समर्थन करें। जैसे हमने भारत जोड़ो यात्रा का किया, वही हम कर रहे हैं। वो हमने देखा था सर, पिछली बार आप लोगों ने बहुत समर्थन किया था। लेकिन सर मणिपुर ही क्यों? देश में बहुत सारे राज्य हैं, कहीं और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं, लेकिन यही जगह क्यों चुनी गई? आधिकारिक रूप से तो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। मेरी अपनी समझ, मुझे क्यों ये बहुत उपयुक्त लगता है, मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मणिपुर न्याय के संघर्ष की विरासत का प्रतीक है, और मणिपुर इस देश में इस वक्त हो रहे सबसे बड़े अन्याय का प्रतीक है। न्याय की विरासत कैसे? मणिपुर देश का पहला प्रदेश है जहाँ चुनाव हुए थे। 1952 में नहीं, 1948 में चुनाव हुआ था। भारत में पहला एडल्ट फ्रेंचाइज का चुनाव मणिपुर में हुआ था। मणिपुर वो प्रदेश है जहाँ की महिलाओं ने इतने शानदार आंदोलन किए। आज तो दुर्भाग्य से इस देश में, पहले लोगों को मणिपुर के बारे में कुछ पता नहीं था, आज सबको सिर्फ मितेई और नागा और कुकी पसंद है, और कुछ पता नहीं कि झगड़ा होता है। अरे बहुत शानदार प्रदेश है, मणि है ये भारत की, इतना खूबसूरती से लोग रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर इस देश में आज हो रहे सबसे बड़े अन्याय का प्रतीक है। आज इस देश में AK-47 लेके इस देश के 2 समुदाय एक दूसरे से इस तरह से लड़ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन, सेना खड़ी देख रही है। कल आप जाएंगे, आप देखिएगा
एक ऐसा बॉर्डर है, बॉर्डर उसको कहते हैं, जी जी। जिसके इधर केवल एक समुदाय के लोग जा सकते हैं। वो ड्राइवर आपको लेके नहीं जाएगा। इस वक्त आप 1 लाख रुपए दीजिए ड्राइवर को, कहिए मुझे 20 किलोमीटर दूर छोड़ दो, वो ना कर देगा, कहेगा ना वहाँ मुझे अलाउड नहीं है, मैं आपको यहाँ तक छोड़ूंगा। उसके बाद दूसरे समुदाय का ड्राइवर आपको लेना पड़ेगा। राज्यपाल की गाड़ी जब जाती है, राज्यपाल की गाड़ी का स्टाफ बदलता है। पहले मितेई स्टाफ होता है, उसके बाद कुकी स्टाफ होता है। क्या हो रहा है इस देश में? और इतने बड़े अन्याय को, ये एकदम सिविल वॉर इस देश में हो रहा है। 7 महीने से चल रहा है सिविल वॉर, और प्रधानमंत्री के पास लक्षद्वीप जाने का समय है, मणिपुर जाने का समय नहीं है। एक शब्द नहीं बोलते उसके बारे में। तय कर रखा है कि मरने कटने दो, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। सदन में भी कुछ ऐसी बात नहीं उन्होंने खास रखी कि जिससे एक संदेश जाए। आज जयराम रमेश जी कह रहे थे कि मात्र 20 मिनट उन्होंने मणिपुर को दिया, और उसमें भी दोष दिया ऑपोजिशन को। जब बोले, पहली बार बोलना जब शुरू किया, तो क्या कहा कि अरे राजस्थान में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। देश के इतिहास में सबसे खतरनाक सिविल वॉर, इसको सिविल वॉर के अलावा आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 समुदाय हथियार लेके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और सरकार शह दे रही है, हवा दे रही है, पीछे हट रही है, अच्छा कर लो। ये क्या तरीका है? और आप राष्ट्रवाद कहते हो, राष्ट्रीय एकता की दवाई देते हो। अरे भी जिसको राष्ट्रीय एकता की चिंता हो, उसको तो दिल्ली छोड़ के सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है मणिपुर से शुरू करना एक बहुत सही शुरुआत है देश के लिए। देखिए, इस बहाने इतने जर्नलिस्ट दिल्ली से आए, आप जैसे लोग आएंगे, यात्रा देखेंगे, इसके अलावा 2-4 और भी चीज़ मणिपुर के बारे में देखेंगे, इस देश को बताएंगे मणिपुर का आईना। तो इस लिहाज से बहुत उपयुक्त स्थान का चयन किया गया इसको शुरू करने के। 2024 का चुनाव, देखिए आपसे बात करके यही फ़ायदा होता है, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और दर्शकों को बहुत आप पसंद आते हैं, उनको सुनना बहुत पसंद है। 24 का चुनाव किधर जा रहा है सर, ज़रा समझाइए एक बार, क्योंकि एक तरफ राम मंदिर है, दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन है, और अब तो राहुल जी यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसे? मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा एक तरफ राम मंदिर है, जिसका मतलब है कि सारा देश अब मान गया है कि बीजेपी अपने 10 साल के कार्यकाल पे चुनाव नहीं लड़ सकती, राम मंदिर पे चुनाव लड़ेगी। अरे भैया, क्या मतलब है? 10 साल राज किया है, आओ बताओ जनता को, कहो कि देश में बेरोजगारी हमने खत्म कर दी, कहो देश में महंगाई नहीं है, कहो कि अडानी ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, कहो कि हमने चीन का मुकाबला किया है बॉर्डर के ऊपर, बताओ, सच्चाई बताओ, चुनाव लड़ो, जीतो, अच्छी बात है। लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले आपको जो मंदिर पूरा नहीं हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ रही है, और वो भी किसी विशेष अवसर पे नहीं, कहीं चुनाव की आचार संहिता से पहले करवाने की हड़बड़ी में करवानी पड़ रही है। तो जाहिर है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी वालों को भी विश्वास है कि वो चुनाव को अपने काम पे जीत नहीं सकते। शंकराचार्य जो इतने हैं, उन्होंने भी बड़ा इस पर कड़ा बयान जारी किया। जी देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं कोई शंकराचार्य का मुरीद नहीं हूं, और शंकराचार्य इस देश की हर चीज़ के बारे में ज्ञान दें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। शंकराचार्य लोगों ने कई बार जाति व्यवस्था पे ऐसे बयान दिए हैं जो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले हैं। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता ही होगा, तभी शंकराचार्य बने, है ना। और शंकराचार्य अगर मंदिर प्रतिष्ठा, मूर्ति के बारे में कुछ बोलते हैं, भाई पता तो होगा, और इन्हीं लोगों ने चढ़ा रखा था। तो अगर शंकराचार्य कहते हैं कि ये एक नीति के विरुद्ध है, रीति के विरुद्ध है, तो मैं समझता हूँ शंकराचार्य को कुछ तो पता होगा जो बोल रहे हैं इसके बारे में, उसी की बात मान ले। तो ये जो भगवान राम के नाम पर जो हो रहा है, इसका मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा से कोई संबंध नहीं है। भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर आप बना रहे हो, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? बनाइए, लेकिन उसमें मर्यादा तो रखिए कुछ। मर्यादा केवल एक है, किसी भी कीमत पर वोट हासिल करो। अब याद है, जब भगवान राम को वनवास दिया जा रहा है, अपने बाहर अयोध्या से बाहर जा रहे हैं, लक्ष्मण नाराज हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि देखो, बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, बेकार की बात कर रहा है, तुम क्यों मान रहे हो इसकी बात भाई? तो भगवान राम क्या कहते हैं? कहते हैं अगर मर्यादा को तोड़ के
मुझे अयोध्या का राज तो छोड़ो, यदि मुझे 7 लोक का राज भी मिले तो मैं स्वीकार नहीं करूँगा। ये होती है मर्यादा। और ये जो हो रही है यहाँ, ये तो शुद्ध केवल और केवल वोट हासिल करने की राजनीति, इस विश्वास में कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है, पूछेंगे नहीं कि 10 साल में क्या किया, बस मंदिर बना दिया। ये हर तरह की ये धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध है, ये कानूनी मर्यादा के विरुद्ध है, क्योंकि कानून आपको इजाज़त नहीं देता इसका वोट में इस्तेमाल करने की। और ये संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध है कि अगर आप एक संवैधानिक पद पे हैं तो आप वहाँ जजमान के तौर पे उस पद की हैसियत में नहीं जा सकते, व्यक्तिगत हैसियत में आप कुछ भी कीजिए। तो ये हर तरह से मर्यादा को तोड़ने वाला काम। अच्छा सर, चूंकि अब राम मंदिर का मुद्दा उठा है तो आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे, बीजेपी के लोग बहुत ही इस बात का मुद्दा बनाते हैं कि भाई देखिए विपक्ष के लोगों को न्योता दिया गया, वो आ नहीं रहे, और वो ये परसेप्शन बनाते हैं कि ये मंदिर विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी, इस तरह की बातें करते हैं। वही मैं कहता हूँ, इसमें क्या मर्यादा है? मर्यादा तो ये होती है ना कि मैं आपको मंदिर में बुलाऊं, आप कहूँ कि आप आइए मंदिर में, आप आएँ तो अच्छा, आप ना आए तो भी अच्छा, उसका भी भला। ये तो मर्यादा होती है। ये काहे की मर्यादा है कि दूसरे की गिरेबान में हाथ डाल के बोलो, बुलाया आ जाना, नहीं तो देख लो धर्म विरोधी, वोट कटेंगे तुम्हारे। अरे ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं आएगी उसका वोट कटेगा। अरे आप क्या कर रहे हो? आपका मंदिर बनाने का काम है कि इलेक्शन डिसाइड करने का आपका काम है? किसने आपको इसकी अनुमति दी? कौन है इस धर्म का ठेकेदार? देखिए, हिंदू धर्म की सबसे सुंदर बात यही है, मेरी पत्नी धार्मिक है, वो रोज पूजा करती हैं, मैं कतई पूजा नहीं करता। वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ। वो मुझे पलट के नहीं कह सकती कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम पूजा नहीं करते सुबह। खूबसूरती यही है इस धर्म की। हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों के सांचे में न ढालिए, हिंदू धर्म को हिंदू रहने दीजिए। और जो लोग हिंदू धर्म को देख के दूसरों की नकल से, दूसरों के डर से, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों जैसा बनाना चाहते हैं, वो हिंदू विरोधी है। अच्छा सर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इंडिया गठबंधन के बारे में एक विश्लेषण ज़रूर छोटा सा आपसे चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन किस दिशा में जा रहा है। जितने राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो सब एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। अब एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो अपने आप को कोई न्यूट्रल विश्लेषक बोलता नहीं हूँ। इतनी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की जो गति थी बीच में धीमी हुई, और धीमी होने से नुकसान हुआ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिन में चीज़ें गति पकड़ रही हैं। आज भी कुछ बहुत अच्छी वार्ताएं हुई हैं, और अगर ये मामले जल्दी से सुलझा लिए जाएं, और सीट शेयरिंग के अलावा मैं तो कुछ और चाहता हूँ ना, खाली सीट शेयरिंग में नहीं चाहता इनसे। मैं चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन मुझे बताए कि इस देश में कौन सी 5-10 बड़ी चीज़ वो करने वाले हैं, क्योंकि केवल ये कहना पर्याप्त नहीं कि मोदी को हराओ। आप बताइए कौन सी 5 चीज़ें आप करेंगे। मोदी इस देश को झूठे सपने दिखाते हैं, मैं नहीं कहता कि आप झूठे सपने दिखाओ, आप सच्ची बात तो बताओ इस देश को। तो मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है और गुहार है कि सीट शेयरिंग वगैरह तो ज़रूर कर लीजिए, वो हो जाए। थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, सुलझ जाएगा। दिक्कत सिर्फ यही है कि इस देश में मीडिया के पास, मुख्य धारा की मीडिया, आपको दोष नहीं दे रहा मैं, मुख्य धारा की मीडिया के पास सारा समय है। ऑपोजिशन के छोटा सा क्रैक कहीं दिख जाए तो लेके अपना कैमरा और लेंस लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। और राजस्थान में बीजेपी 15 दिन तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाती, सन्नाटा, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे शिवराज सिंह चौहान रोज बेचारा रो के कुछ बोल रहा है, उसको दिखाओगे ना? उसको नहीं दिखाएंगे। मगर नीतीश कुमार के एक सहयोगी ने दबी जुबान में ये बात कह दी, इसको आप फ्रंट टाइम। ये तो खैर मीडिया का खेल है सब होना, मगर मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जल्दी ही सुलझेंगी। और थोड़ा समय तो लगता है, खींचतान राजनीति का स्वाभाविक अंग है। खींचतान पार्टियों के भीतर तो होती है, एक पार्टी के अंदर भी खींचतान होती है, दुनिया की हर पार्टी में होती है। बीजेपी में दिन रात होती है, बीजेपी शिवसेना में नहीं होती थी, बीजेपी जनता दल यूनाइटेड में नहीं हुई है, बीजेपी अकाली दल में नहीं हुई है, सब जगह होती है। ये सुलझ जाएगी, और मेरी उम्मीद है कि वो एक पॉजिटिव एजेंडा देश के सामने रखेंगे, ताकि ये चुनाव मोदी बनाम मुद्दा बने। वो वाकई होगा, जिस दिन वो बनता है तो मैं समझता हूँ कि
ये देश फिर इंसाफ की डगर पे चलेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बातें रखी और बहुत अच्छा लगा। जब भी आपसे बात होती है बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे थे और बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब निकल रही है। कुछ और नई शख्सियतों के साथ हम मुलाकात करेंगे, आगे भी आपके सामने उनके विचार लेकर आएंगे, उनकी बातें लेकर आएंगे कि आखिर ये न्याय यात्रा किस दिशा में जा रही है, उसका भविष्य क्या है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।